चलो, तो जो अपन तीनों मेथड जो पढ़ चुके हैं, तो अपन का खाली क्या है, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो जितने भी अभी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, यानी इक्वेशन बनाने वाला, तो खाली इक्वेशन अपन यहाँ बनाएंगे, बाकी सॉल्व क्या है, जो मेथड लगा चुके हो तीनों मेथड, उन्हीं में से किसी भी मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट दे रखा है, सम और प्रोडक्ट, ठीक है ना। दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं जिनका पहला क्या दे रखा है, सम, यानी कि योग दे रखा है। कितना दे रखा है, 27, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, इसका प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल कितना दे रखा है, 132, 82, धीरे से बोलते हैं, जश्न से नहीं, ठीक है। तो क्या दे रखा है, सम दे रखा है, दो नंबर का सम, दो संख्याओं का योग और उनका गुणनफल दे रखा है। तो बोल रहा है वो दोनों संख्याएं अपने को पता करना है कि वो दोनों संख्याएं बताओ, दोनों के दोनों ही नहीं पता है, बस उनके सम और प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है। तो जो चीज़ दे रखी है ना, वहीं से कुछ ना कुछ उसका हिंट निकलता है, ठीक है ना। अब क्या दे रखा है, सम दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो दो संख्याओं का योग, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दो संख्याएं हैं जिनका सम कितना है, योग कितना दे रखा है, 10। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, दो संख्याओं का सम जो है वो 10 दे रखा है, दो संख्याओं का योग 10 दे रखा है, तो अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, 7 होगी ना। 3 में 7 जोड़ेंगे तभी ना 10 आएगा। तो ये बताओ, अब वो तो तुम सिंपल क्वेश्चन दे दिए हैं क्योंकि नंबर पहले से पता था इसलिए तुम बना लिए 7, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से रहना। इसकी पहली संख्या 3 है, दो संख्याएं हैं जिनका सम 10 है। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या इन्हीं दोनों नंबर की मदद से कैसे निकालोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे ना। यानी ये जो सम है उससे जो एक संख्या आपको पता है उसी में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो दूसरी संख्या पता चल जाएगी। ये क्या दे रखा है, दो संख्याओं का सम। तो अगर मान लो मैं पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर क्या मान लेता हूँ, यक्स, एक को तो यक्स मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों अननोन नंबर, तो यक्स तो मानना पड़ेगा। तो अगर मैं ये एक को यक्स मानूंगा तो जरा बताओ दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी, दोनों का सम 27 है, तो दूसरी संख्या क्या बनेगा, क्या बनेगा, x माइनस 27। मतलब यहाँ तुम 3 में से 10 माइनस किए थे, हम इसको पहली संख्या इसको यक्स मान रहे हैं, हमको दो संख्याओं का सम पता है, पहली संख्या मैंने यक्स माना, तो दूसरी संख्या क्या कर रहे हो, x माइनस 10 करोगे कि 10 माइनस एक्स करोगे, समझ गए, दोनों का सम दे रखा है 27। मतलब ये जो दो संख्याएं हैं उन दोनों से ये बड़ी संख्या है। तो अगर दो संख्याओं के सम में से एक संख्या पता है दूसरी निकालना हो तो उसी के सम में से पहले वाले को माइनस कर दो। ये लॉजिक है यहाँ का, बस उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे, समझ गए। क्वेश्चन का जो समझना होता है ना कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगता है, वो यही लॉजिक का है, ठीक है। तो दूसरी संख्या अपन क्या मानेंगे, 27 में से क्या कर दो, जो पहली संख्या इसको माइनस कर दो, तो दोनों संख्या पता चल गई, क्लियर। अब x निकालने के लिए अब दूसरा स्टेटमेंट यूज करोगे, ये दोनों संख्या पहले स्टेटमेंट से हमने तैयार कर ली, पहली संख्या हमने x मानी, तो दूसरी संख्या हमारी क्या बनेगी, 27 माइनस एक्स, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना दे रखा है, 122। अब इसको प्रोडक्ट करके और क्या कर देना, अपना इक्वेशन तैयार कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। एक्स में 27 में एक्स का करोगे तो 27 है, फिर एक्स का माइनस में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इन दोनों को उधर ले जाओ, एक्स को हमेशा एक्स स्क्वायर को प्लस में रखा जाता है, ठीक है ना। इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में जाएगी, प्लस में है तो माइनस में, और वो उधर पहले से प्लस में है, बराबर 0। आया समझ में, इस तरीके से क्या बन गया अपना इक्वेशन।
अब इसको तुम जो 3 मेथड पढ़े हो, फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि, दूसरा फॉर्मूला मेथड यानी कि सूत्र विधि, और तीसरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि, तीनों में से किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये है अगर फॉर्मूला मेथड से करो सबसे सिंपल पड़ेगा। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट इक्वेशन बनाने में? समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है अपने पास। क्या है? एक आयताकार भूखंड रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है ना? यानी कि बोल रहा है कि आयताकार भूखंड है अपने पास, ठीक है, जिसका एरिया दे रखा है 528 वर्ग मीटर। एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया मतलब ये अंदर का भाग, ठीक है ना? तो इसका एरिया यानी कि जो क्षेत्रफल दे रखा है वो बोल रहा है कितना है, 528 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी बोल लो, ठीक है ना? क्लियर? 528 मीटर स्क्वायर। तो इसमें ये बोला है कि अगर लेंथ इस रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी आयताकार भूखंड का लेंथ जो है, लंबाई जो है वो ब्रीथ के डबल से एक अधिक है, ठीक है, उसका जो ब्रीथ है यानी जो चौड़ाई है उसका डबल यानी ट्विस्ट से मोर देन वन, एक अधिक है। तो लेंथ के बारे में बता रहा है, लेकिन किससे कंपैरिजन कर रहा है? ब्रीथ से यानी कि चौड़ाई से। तो अपने को ब्रीथ के बारे में तो पता है नहीं कि कहीं तो दे तो नहीं रखा है कि इसकी ब्रीथ कितनी है। अब फिर बोल रहा है इनके डायमेंशन यानी इनकी ये जो लंबाई है यानी लंबाई चौड़ाई लेंथ और ब्रीथ वो निकालना भी है। वही क्वेश्चन है कि इनके लेंथ और ब्रीथ क्या करो, फाइंड करो, क्या होगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा रखा है कि लेंथ ब्रीथ के डबल से एक अधिक है, ब्रीथ का ट्विस्ट से मोर देन वन। तो अपन को ब्रीथ की लंबाई पता है नहीं, इसी को क्या मानना है आपको, यक्ष मान लेते हैं कि इसकी ब्रीथ जो है यानी कि जो चौड़ाई है वो या क्या है, यक्ष है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इसकी जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी, इसके ट्विस्ट से मोर देन वन, इसके डबल से एक अधिक, ये बन गया। ये लेंथ और ब्रीथ एक्स के फॉर्म में आ गए, लंबाई और चौड़ाई। अब क्या बोला है, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, कैसे निकाली जाएगी एक्स की वैल्यू, यानी लेंथ और ब्रीथ का मान तभी निकाल पाओगे जब एक्स और मतलब यक्स की वैल्यू निकाल आएगी, तभी ना निकालोगे। तो यक्स की वैल्यू निकालने का क्या अपने पास अब अगला कॉन्सेप्ट है, तो वो ये है, क्या दे रखा है, एरिया। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है 528 स्क्वायर मीटर। तो भाई जब एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है ना? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया कितना दे रखा है 528 वर्ग मीटर, ठीक है ना? अब लेंथ क्या माने हो आप, 2x प्लस 1, अब ब्रीथ कितनी है, x, ठीक है? ये इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको सॉल्व करो, x का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 2x में तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर x का 1 में करूंगा तो x आएगा, इधर 528, ये हो गया। अब मुझे ये सारा एक तरफ रखना है तो इसको उधर लेके चले जाओ, इधर जीरो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर जीरो। ये बन गया अपना क्या, इस वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन। क्लियर हो गया? कोई डाउट? अब 3 मेथड अपन क्या करके रखे हैं, पढ़ के रखे हुए हैं। उन तीनों मेथड में से जैसे फैक्टराइजेशन हो गया और फॉर्मूला मेथड हो गया और कंप्लीट स्क्वायर मेथड हो गया, है ना, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि, तीनों को इसके पहले 3 लेक्चर जो कंप्लीट हुए हैं वो इन्हीं तीनों मेथड के ऊपर हुए हैं। तो आप इनमें से किसी भी मेथड को अप्लाई करके इसके आगे का क्या करना है, सॉल्व करना और इसका एक्स की वैल्यू निकालना। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जो कि 480 किलोमीटर की दूरी को, कितना, 480 किलोमीटर की दूरी को एक्स, बोल रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी को एक
फिक्स या यूनिफॉर्म स्पीड से क्या करता है, ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से यानी एक समान गति से क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है, ठीक है, या कवर करता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर मैं इसके स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दूं, घटा दूं। ये तो डिस्टेंस है, 480 किलोमीटर की दूरी कवर करना है। अब बोल रहा है कि अगर इसके स्पीड को मैं क्या कर दूं, 8 किलोमीटर पर आवर की क्या कर दूं, कम कर दूं। तो बोल रहा है जितना पहले समय लगा था उससे 3 घंटा ज़्यादा लगेगा इसी दूरी को कवर करने में। कब, जब यहाँ पे स्पीड इसकी यहाँ की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो जिस स्पीड से जा रहा था उसका यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान वेग या चाल क्या करना है, पता करना है। तो अपने को पता तो है नहीं कि किस स्पीड से जा रहा है, तो मान लो कि ये किस स्पीड से जा रहा है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगले वाले में और इसमें कितना समय लगा, मान लेता हूँ t, क्योंकि टाइम भी नहीं पता रहेगा, स्पीड नहीं पता है तो टाइम भी कहाँ से पता चलेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर की दूरी को t आवर में यानी 3 घंटे में कंप्लीट करता है। अगले स्टेटमेंट में बोल रहा है कि यदि इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, मतलब कि x किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, यानी स्पीड कम कर दिए तो अब उसी दूरी को कवर करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो कितना ज़्यादा समय लग रहा, बोल रहा है 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, पहले से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड इसका एक समान गति उसकी निकालनी, यानी x की वैल्यू। तो अब जरा ये बताओ, इसका स्टेटमेंट अपने को x निकालना है, इसका मतलब अपने को पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में चाहिए, t से तो अपने को कोई मतलब नहीं है। तो जरा ये बताओ, यहाँ का अगर टाइम अपन निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से अपन को निकालना है क्या, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना होगा, दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल कितना दे रखा है, स्पीड x, उसका क्या बोल रखा है यहाँ पे, टाइम कितना है 3t+3, और ये कितना होगा, दूरी कितनी कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, कितना स्पीड दे रखा है x माइनस 8। तो इसका समय ये हो गया और इसका समय ये हो गया, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या बोला है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये t का मान उठा के यहाँ रख दो, चाहे तो आप इसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लो, और ये t का मान उठा के उसमें रख दो। तो t का मान वहाँ रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 480/x, इस t की जगह आगे +3 है, और बराबर 480/x माइनस 8 बराबर, सॉरी ये इसको क्या कर देंगे यहाँ पे रख के। अब इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको उधर भेज दो, इसको क्या करो, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 480/x माइनस 8 इधर है प्लस में, ये इधर आएगा तो कहीं में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और इधर साइड बराबर में क्या बचेगा 3, इसको इधर ला लिया और ये इधर ही लिखा है तो इसको पलटा के लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 480 क्या कर लो, कॉमन ले लो, 480 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसका, 1/x माइनस 8, यहाँ माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। इसके बाद क्या करेंगे अपन, देखो ये 3 से इसको क्या कर दो, काट दो, 3 एकम 3, 3 संग 18, 3 शून्य, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इधर 160 रहने दो, इसका इधर x होगा, फिर माइनस, अब ये माइनस लगा है तो इसको इधर ले जाओ, तो इसको ब्रैकेट में लिखना, जब भी माइनस आ जाए तो आगे वाली संख्या को ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माइनस फिर आगे जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज कर देता है। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर पूरे के डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 1, कोई दिक्कत। चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 160 है, ये कोष्टक खोलेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 8 हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में, पूरे के डिवाइड में इन दोनों का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर कितना है 1। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर ना। चलो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको उधर भेज दो, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 शून्य 8 छंग 48 8 हासिल 4 8 1 कम 8 4 12 1280
और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये प्लस में इसको इधर ला लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में जाएगा। अब यानी इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये बन गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण। और वर्ग समीकरण को हल करने के जो 3 मेथड अपन पढ़ के रखे हैं, उस तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड से क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। आगे समझ में कि कैसे इसका इक्वेशन बनाना था, क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि राजू है, उसकी माँ की जो आयु है वो राजू से 26 साल बड़ी है। ठीक है ना, एक राजू है तो राजू की माँ की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज, ठीक है ना, जो राजू है उसकी माँ की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी दे रखी है, प्रेजेंट एज बोल रखा है कि राजू से 26 साल बड़ी है। राजू का जो प्रेजेंट एज है वो राजू से 26 साल क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि 3 साल बाद, क्वेश्चन क्या बोला, 3 साल बाद इनके आयु यानी कि एज का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बोल रहे हैं 360 है। तो बोला जा रहा है दोनों का प्रेजेंट एज यानी दोनों की वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों की प्रेजेंट एज अपने को फाइंड करनी है। यानी क्वेश्चन किसके ऊपर बन रहा है, एज के ऊपर, दोनों की आयु के ऊपर। अब बोल रहे राजू की माँ की वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज जो है वो राजू से 26 साल ज़्यादा है। तो क्या तुमको राजू की प्रेजेंट एज पता है? जब राजू की प्रेजेंट एज नहीं पता है तो माँ की कैसे निकालोगे, समझ गए। यानी पहले अपने को क्या करना है, जो राजू है, ठीक है ना, इसकी प्रेजेंट एज मान लो क्या है, एक्स है, एक्स वर्ष है। तो राजू की जो माँ है तो उनकी जो प्रेजेंट एज है मदर की वो कितनी हो जाएगी भाई, इससे 26 साल बड़ी है, इनकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। समझ गए। अब बोला है 3 साल बाद, क्या बोला है, 3 साल बाद प्लस 3 आफ्टर 3 ईयर। तो एक बात बताओ, 3 साल बाद इनका प्रोडक्ट दे रखा है, तो ये बताओ इन 3 साल बाद दोनों की एज 3 साल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो इसकी एज एक्स है और इसकी एज एक्स प्लस 26 है अभी प्रेजेंट एज। तो 3 साल आगे अगर जाओगे तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी भाई, इसकी भी 3 साल बढ़ जाएगी तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 3, और इसकी भी एज 3 साल बढ़ जाएगी तो एक्स प्लस 26 प्लस 3 करूँगा तो कितना आएगा 29। और फिर बोल रहा है 3 साल बाद जो इनकी एज है उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट 360, यानी राजू की 3 साल बाद एज एक्स प्लस 3 है, उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, इसमें 3 और ऐड कर दो हो जाएगा 29। और इन दोनों के एज का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना दे रखा है, 360। बस अब जो बोला है वही स्टेटमेंट अपन ने फॉलो किया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तब जैसे ही सॉल्व करोगे तो एक्स का एक्स में करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 29x, फिर 3 का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 का 29 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 27 के साथ हासिल तो 3 दूनी 6 7 8 87 आ जाएगा। अब बराबर में कितना है 360। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, एक ही है लिखा रहेगा, एक्स यहाँ पे 2 हो गए, प्लस 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 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 9 3 12 यानी कि 32 एक्स हो जाएगा। अब ये 87 इसको ये प्लस में इसको इधर ला लो माइनस में आ जाएगा, तो 360 में से बड़ी संख्या इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस घटेगा, तो 360 में से 87 माइनस करो, यहाँ माइनस का एक आएगा, बड़ी संख्या इधर आ गई ना, ये प्लस 87 है, वो इधर लाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस में आंसर आएगा। तो कितना हो जाएगा माइनस में, 10 में से 7 जाएगा 3 5, 15 में से 8 जाएगा 7, और ये कितना बचा 2 273, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका वर्ड प्रॉब्लम, तो जो जो स्टेटमेंट दे रखा रहता है वो स्टेटमेंट अपन को फॉलो करते जाने बस हो गया, और लास्ट में इक्वेशन बना। अब ये इक्वेशन अपना तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन को अपने पास 3 मेथड जो अपन पिछले 3 लेक्चर में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से कोई मेथड आप क्या कर लो अप्लाई करके और इसके एक्स की वैल्यू क्या कर लो, निकाल लो। ठीक है, कोई दिक्कत?
चलो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखो। बोल रखा है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है ना, जिनके स्क्वायर का सम, जिनके वर्ग का योग जो है वो 365 दे रखा है। तो क्वेश्चन जो बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है? दो कंसेक्यूटिव नंबर के ऊपर, ठीक है ना। तो पहले तो ये बताओ कि दो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? लगातार वाली संख्याएं, है ना। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है। तो लगातार अगर अब जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर पहली संख्या 4 लिए तो अगली वाली 5, अगर पहली संख्या 6 लिए तो अगली वाली 7। तो ये देखो, अगर पहली संख्या यक्ष मानेंगे तो अगली वाली उससे एक अधिक आएगी कि नहीं आएगी, है ना। यानी अपन जब कंसेक्यूटिव नंबर मानेंगे दो लगातार संख्याएं, तो क्या मानना पड़ेगा? क्योंकि हमको नंबर के बारे में तो पता नहीं है, खाली इतना बोला कि दो कंसेक्यूटिव नंबर यानी दो लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग जो है वो 365 दे रखा है। तो संख्याओं के बारे में तो पता नहीं है, पर उसने कंसेक्यूटिव बोल दिया, मतलब अगर पहली यक्ष होगी तो अगली वाली उससे एक अधिक होगी। यानी अपने को कंसेक्यूटिव नंबर क्या मानना है? एक्स और एक्स प्लस वन, ठीक है। लगातार पूर्णांक संख्याएं क्या मानोगे? एक्स और एक्स प्लस वन। दो ठो बोला है, तीन ठो बोला होता तो अगली वाली संख्या x प्लस टू, एक नंबर और आगे चला जाए, है ना, ठीक है। चलो, तो क्या बोला है कि इनका सम कितना दे रखा है, योग कितना दे रखा है? स्क्वायर का योग दे रखा है। क्या दे रहा, बोला कि इन दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम, यानी कि वर्ग का योग। जरा ये बताओ इसको लिखोगे कैसे? बोल रहा कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर मतलब इनका ये जो आप नंबर माने इसको स्क्वायर करो, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस वन माने इसका भी स्क्वायर करो, और इन दोनों का सम यानी योग कितना दे रखा है? ये योग है स्टेटमेंट, समझ गए। टू कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का सम कितना दे रखा है? 365। तो अपन कंसेक्यूटिव नंबर यानी लगातार संख्याएं क्या मानते हैं? पहली x मानेंगे तो अगली वाली जस्ट उससे एक आगे ही रहेगी, x प्लस वन। तो इन बोल रहा है इन दोनों का स्क्वायर का सम, इनके वर्ग का योग। तो पहले इन दोनों का क्या करो? स्क्वायर, और उसके बाद इनको क्या करना है? सम, प्लस करना है, जोड़ना है, और वो किसके बराबर आना चाहिए? 365, यही तो बोला है। अब इसको सॉल्व कर देना है। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी करूँगा तो टू इंटू एक्स इंटू वन करूँगा तो कितना आएगा? 2x प्लस बी स्क्वायर करूँगा, वन का स्क्वायर वन, इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स एक ही वाला है और तो कहीं एक्स है नहीं, तो ये उधर आएगा। अब ये नंबर है, वो नंबर को इधर ला लो, उधर 365 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 365 में से एक घटाऊंगा तो कितना आएगा? 364। बड़ी संख्या माइनस में हो जाएगी इधर आके, तो माइनस में बराबर जीरो। ये बन गया अपना इक्वेशन। इसमें से चाहे तो दो कॉमन ले सकते हो। क्या कर सकते हो? दो क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। तो अगर मान लो दो कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? एक्स, और इसमें से दो कॉमन लूँगा, दो एक कम दो, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4 बराबर जीरो। तो क्या बन जाएगा? दो को उधर भेज दो डिवाइड में, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन बन जाएगा। दो उधर मल्टीप्लाई में उधर भेज दिया डिवाइड में, तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो से जीरो को किसी से भी भाग कराएंगे तो जीरो बचा क्या अपना ये। अब इसको आप तीन मेथड हैं उसमें से किसी से भी सॉल्व कर लेना। तो समझ में आया इस क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वर्ड प्रॉब्लम का, वो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है? राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर। किसके ऊपर क्वेश्चन है? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले तो ये बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल में यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये मान लेता हूँ यहाँ पे थीटा है, ये ए बी सी, ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज है। इसमें ध्यान रखना 90 और थीटा को मिलाने वाली लाइन को बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस यानी आधार, ठीक है। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, ये एंगल के सामने वाली जो होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर।
ठीक है, यानी कि लंब, आधार और लंब, इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक है ना, ये जो आपका परपेंडिकुलर दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना, एल्टीट्यूड यानी कि अभिलंब। तो एक्चुअली में एल्टीट्यूड कहते इसको है, इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। मतलब जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो अगर एक को बेस मानोगे तो दूसरा उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। अब तुम किसको बेस मान रहे हो? जिसको बेस मानोगे उसके परपेंडिकुलर जो दूसरा वाला साइड होगा, उसके लंबवत जो दूसरा वाला रेखा होगा वो क्या कहलाएगा? उसका एल्टीट्यूड। भाई 90 डिग्री का कोण होना मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हैं। तो अगर ये वाले को तुम बेस मानोगे तो इसके लंबवत रेखा कौन सी है? ये वाली है। तो इसको क्या मानोगे? एल्टीट्यूड। तो ये हमारा बेस हो गया और ये एल्टीट्यूड यानी अभिलंब। ठीक है ना, और ये है हाइपोटेनस। क्लियर? इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोल रहा है कि जो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कितने सेंटीमीटर कम है? 60 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन बोला है। देखो, परपेंडिकुलर इज लेस देन 7 टू बेस, है ना, मतलब जो परपेंडिकुलर दे रखा है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये बताओ क्या तुमको बेस पता है? तो उसी को यक्ष मानोगे कि नहीं मानोगे? जब तुमको बेस है नहीं पता है तो तुम परपेंडिकुलर का यानी एल्टीट्यूड कहाँ से लाओगे? क्या बोला? एल्टीट्यूड जो है वो बेस का एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड उसके बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। तो जब तुमको बेस है नहीं पता है तो तुम एल्टीट्यूड कहाँ से निकालोगे? समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूँ? यानी कि यहाँ पे यक्ष मानने वाला जो केस चल रहा है वो किसका है? बेस का। यानी कि आप आधार को मान लो क्या है? आधार की लंबाई मान लो यक्ष है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो ये एल्टीट्यूड है यानी कि जो परपेंडिकुलर है अभिलंब जो है ये कितना हो जाएगा? बोल रहा है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसमें से 7 घटा दो तो वो कम हो जाएगा। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो बोल रहा एल्टीट्यूड इससे 7 सेंटीमीटर कम, यानी 10 में 7 माइनस कर दूंगा 3, समझने के लिए, है ना, समझ गए? और इसका हाइपोटेनस जो है यानी जो 90 के सामने वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनस, कर्ण। तो इसकी लंबाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। समझ गए? तो बोल रहे हैं कि ये एक साइड तो खुद ही दे रखा है, अब बोल रहे हैं बाकी की दोनों साइड निकालो। तो बाकी की दोनों साइड मतलब यक्ष निकाल लो तो पता चल जाएगा। अब बात ये आती है कि यक्ष कैसे निकालोगे? इसके अलावा और कुछ दिया नहीं है, अब क्या करोगे इसमें? हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हमेशा कौन सा थ्योरम चलता है? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगाएंगे? बस इतना ही दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, इसलिए वो इसके अलावा कुछ नहीं बोला। केवल इनके साइड के बारे में बता दिया और तीसरी साइड दे दी। तो वो जो तीसरी साइड दे रखी है वहीं पे लॉजिक है, वो काहे के लिए दे दिया वो तीसरा वाला साइड? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। समझ गए? यहाँ पे क्या करोगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसको क्या मान लो? पी, इसको बी और इसको एच। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाइपोटेनस कितना दे रखा है? 13। तो 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं ना। ठीक है, ये कितना है? x-7। तो इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना माने हो? x, तो ये x²। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेना। समझ गए? तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? 13 का स्क्वायर 169, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ए स्क्वायर करूँगा तो x², फिर -2 ए भी करूँगा तो 2 सत्ते 14 x हो जाएगा, -14x प्लस बी स्क्वायर यानी 49 और x²। चलो बताओ भाई, हाँ तुम बताओ इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे का बताओ क्या करें? ये x² और x², ये 169 लिखा रहने दें। ये लो, ये x² और x² कितना हो गया? 2x², फिर -14x इसको, है ना, ये हो गया -14 और प्लस 49। हाँ, इसके आगे इसको उधर कर देते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा 2x² माइनस 14x, ये इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, 169 में से 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा 120, प्लस में कि माइनस में, माइनस 120 बराबर 0। इसके आगे दो क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, दो कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, दो को उधर भेज देंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको अपना क्या करना है, जो तीन मेथड है उन्हीं में से किसी एक को अप्लाई करके निकाल लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक फैक्ट्री है, ठीक है ना, उस फैक्ट्री में कोई ऑब्जेक्ट क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जैसे मान लो प्लास्टिक का बॉटल, मान लो एग्जांपल के लिए प्लास्टिक का बॉटल बना, उसके लिए वो आर्टिकल शब्द यूज कर रहा है। ठीक है ना, ये एक फैक्ट्री है जिसमें क्या किया जा रहा है, कोई आर्टिकल यानी कोई ऑब्जेक्ट क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है यानी बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि आर्टिकल का जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल का मतलब एक बॉटल का, जैसे मान लो बॉटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक बॉटल का कॉस्ट जो है वो कितना रखा जा रहा है, ये पूछ रहा है, ये बताया। ठीक है ना, तो एक बॉटल का कॉस्ट क्या बोल रहा है, समझे क्या बोल रहा हूँ, वन बॉटल का कॉस्ट कितना रखना है, तो बोल रहा है कि पूरे एक दिन में, हर दिन वो एक फिक्स नंबर में बॉटल क्या करता है, बनाता है, हर दिन वो फिक्स नंबर में, ये नहीं कि आगे पीछे कुछ भी बनाएगा। उसका मान लो अगर एक दिन में वो 100 बॉटल तैयार करता है तो मतलब हर दिन वो 100 बॉटल ही तैयार कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो बोल रहा है एक बॉटल का कॉस्ट कितना रखा जाए, तो बोल रहा है एक दिन में जितने बॉटल का प्रोडक्शन हो रहा है उसके डबल से 3 अधिक, एक दिन में जितने बॉटल का प्रोडक्शन हो रहा है उसके डबल से 3 अधिक, उसके 2 गुने से 3 अधिक जो नंबर आएगा वो एक बॉटल का कॉस्ट माना जाएगा। पर कितना प्रोडक्शन कर रहा है एक दिन में हमको नहीं पता है, और वही पूछ भी रहा है कि बताओ कि एक दिन का कितना बॉटल वो प्रोडक्शन कर रहा है। अब बोल रहा है जो टोटल कॉस्ट दे रखा है वो 90 रुपये दे रखा है। तो समझ में आया क्या बोला, टोटल कॉस्ट जो है वो कितना दे रखा है, एक दिन का जो वो बना रहा है ना, तो इसने जितने आर्टिकल तैयार किए उसका टोटल पैसा कितना दे रखा है, 90 रुपये। और एक आर्टिकल का कॉस्ट के लिए क्या बोल रहा है, जितने आर्टिकल वो एक दिन में तैयार कर रहा है उसके डबल से 3 अधिक। तो अब ये बताओ क्या हमको एक दिन में कितने आर्टिकल तैयार कर रहे हैं वो पता ही नहीं है, उसी के लिए तो वो पूछ रहा है बताओ कि एक दिन में कितने आर्टिकल तैयार हो रहे हैं, मतलब कितने बॉटल बन रहे हैं, वही पूछा है एक दिन में कितने बॉटल तैयार हो रहे हैं। तो उसी को क्या करोगे, एक्स मानोगे। मान लेता हूँ कि एक दिन में कितने बॉटल तैयार हो रहे हैं, एक दिन में एक्स बॉटल या एक्स आर्टिकल जो है वो एक्स आर्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब जरा बताओ कि एक बॉटल का कॉस्ट कितना आएगा, बोलो। अभी क्या बोला है, एक बॉटल की कीमत क्या बोला, कितना बनाया जाए, तो बोल रहा है एक दिन में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके डबल से 3 अधिक। तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक्स बॉटल का, तो इसका डबल करूंगा तो 2x, और 3 अधिक यानी +3। मान लो एक दिन में 5 बॉटल तैयार हो रहे हैं, कितने तैयार हो रहे हैं, 5। तो वो बोला जितने बॉटल एक दिन में तैयार हो रहे हैं उसके डबल से 3 अधिक हम एक बॉटल का कॉस्ट रखेंगे। तो 5 बॉटल तैयार हुआ तो 5 का डबल करूंगा तो कितना आएगा, 10, और फिर उसका 3 अधिक करूंगा तो 13, यानी एक बॉटल की कीमत कितनी बनाई गई, 13 रुपये। आया समझ में, ठीक है ना। तो वो अपन ऐसा मान लिया कि 5, लेकिन अपने को पता है नहीं कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसने टोटल कॉस्ट जरूर दे दी। अब जरा बताओ एक बोतल की कीमत कितनी हो गई, 2x+3, और एक दिन में टोटल बोतल कितने बन रहे हैं, तो पूरे बोतल का कॉस्ट कितना दे रखा है, 90 रुपये। तो क्या बनाओगे, अगला स्टेटमेंट क्या तैयार होगा। अच्छा ये बताओ, एक बॉटल का एक बॉटल का कॉस्ट 13 रुपये है एक बॉटल का, तो 5 बॉटल का कॉस्ट कितना होगा, क्या करोगे, मल्टीप्लाई ना। तो वही तो है, एक दिन में कितने बॉटल बन रहे हैं और एक बॉटल का कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट निकालना होगा तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। और टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है,
90 रुपये दे रखा है, यानी कि ये यक्स इंटू 2x+3। पर्दा बंद कर दो, ओए पर्दा बंद करो, बंद करो पर्दा, उठ के बंद करो, पूरे बंद करो। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे, टोटल कॉस्ट कितना दे रखा है, 90 रुपये दे रखा है। इसको बराबर कर दो किसके, 90 के, समझ गए। ये अपन ने मल्टीप्लाई किया ना, एक बॉटल का कॉस्ट 2x+3 बनाया गया। अब कितने बॉटल बने हैं उतने का ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सभी पूरा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, कुल कितने रुपए एक दिन का लगेगा। तो टोटल कितना लग रहा है एक दिन का, 90 रुपये। बराबर में क्या कर दिया, 90। अब इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो। तो एक्स का 2x में करूँगा तो, एक्स का 3 में करूँगा तो, उसको इधर ला लो। अब इसको सॉल्व करके यक्स निकाल लोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 मेथड है, किसी से भी निकालो। और वो यक्स जो आएगा वही हमारा क्या है, एक दिन का आर्टिकल का प्रोडक्शन आ जाएगा, कि एक दिन में कितने आर्टिकल तैयार हो रहे हैं। समझ गए, कोई डाउट? ठीक है।